अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। सदर रिचर्ड निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल जब सामने आया तो अमेरिकी अवाम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उनको इस बात का दुख था कि अमेरिकी सदर ने सरकारी सतह पर उनकी आजादी इजहार राय पर कदगने लगाई हैं और खुफिया तौर पर किसी की भी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना और उसके मुताबिक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को तय करना इनफैक्ट हकीकी इकदार के मुतसादम था जो अमेरिका में रायजुल अमल थी। इस वाक़े की रिपोर्टिंग के बाद अमेरिकी अवाम का जो गमो गुस्सा था वो इस शिद्दत पर पहुंच गया था कि वो हर हालत में रिचर्ड निक्सन के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे। और अगर मैं ये कहूं कि वो उनका सर चाहते थे तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं था। अमेरिकी अवाम के मुजाहरों के नतीजे में सदर रिचर्ड निक्सन को ना सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि उनके बाद उनके जो नायब सदर थे जेराल्ड फोर्ड, उनको मनसब सदारत संभालना पड़ी। लेकिन सदर फोर्ड के लिए भी मनसब सदारत कुछ ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं ना फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कांटों का ताज था जो उन्होंने अपने सर पर पहन लिया था। क्योंकि उसके नतीजे में एक जानिब उनको अमेरिकी अवाम को मुतमईन करना था और उसको मुतमईन करने के लिए उन्हें सदर रिचर्ड निक्सन के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। दूसरी सूरत में अगर वो रिचर्ड निक्सन के खिलाफ कार्रवाई ना करते तो उनको इस बात का भी बखूबी अंदाजा था कि ये आखिरी टर्म है पॉलिटिक्स की जो इस वक्त उनके पास मौजूद है। इस टर्म के बाद अगर उन्होंने अवामी राय के खिलाफ यानी पॉपुलर पॉलिटिक्स पर अमल दरामद ना किया तो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए सियासत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस सिनेरियो में सदर फोर्ड के पास सिर्फ 30 दिन थे। इन 30 दिनों के अंदर उन्होंने इस बात का फैसला करना था कि सदर रिचर्ड निक्सन के खिलाफ कार्रवाई होगी या वो अपने सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए निक्सन को माफ कर देंगे। सदर फोर्ड को इस बात का अंदाजा था कि अगर उन्होंने रिचर्ड निक्सन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया तो यह मामला बहुत ही ज्यादा तूल जो है वो पकड़ेगा। डेली बेसिस पर टीवी मुबाहस होंगे, डेली बेसिस पर अमेरिकी अखबारात में तज्जिए होंगे, खबरें छपेंगी और अदालतों के अंदर होने वाली कार्रवाई की रिपोर्टिंग होगी, जिससे अमेरिकी मुआशरा मुसलसल हिजान का शिकार रहेगा और मुसलसल हिजान का शिकार रहने के नतीजे में एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत डेवलप होगी, जिसका असर कारोबारी सरगर्मियों पर भी पड़ेगा, मईशत पर भी पड़ेगा और उसके नतीजे में जो मुआशरती ढांचा है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और इसका फायदा किसी सूरत अमेरिका को नहीं हो सकता। लिहाजा जेराल्ड फोर्ड ने एक मुश्किल फैसला किया। उन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने इक्तदार की कुर्बानी दी और उन्होंने रियासत को बचाने की कोशिश की और रियासत की बचाने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपने सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जनाब निक्सन को माफ कर दिया। और खमियाजा यह भुगतना पड़ा कि जैसे ही उनकी टर्म का इख्तिताम होता है वो अगली मुद्दत के लिए अपने सदारती दौड़ में शामिल होते हैं तो अमेरिकी अवाम जेराल्ड फोर्ड को सिर्फ इस वजह से मुस्तरद कर देते हैं कि उन्होंने अमेरिकी पॉपुलर पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करते हुए यानी अपने इख्तिदार को बचाने की कोशिश ना करते हुए अमेरिकी सियासत को और अमेरिकी रियासत को बचाने की कोशिश की। लेकिन जेराल्ड फोर्ड इसके ऊपर बदमजा नहीं होते। उन इंतखाबात में फोर्ड का सामना था जनाब रोनाल्ड रेगन से और रोनाल्ड रेगन ने फोर्ड को शिकस्त दी और उन्होंने इक्तदार हासिल कर लिया। अलबत्ता ये वाकया बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज इस वाकये के साथ क्यों किया। इस वाकये को सुनाने का मकसद, इसके पीछे दो वजूहात हैं। एक केस कल रात गए एक डेवलपमेंट होती है और उस डेवलपमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शराकत इक्तदार के एक फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाते हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। और उसके बाद कुछ और जो है वो उसमें चीजें सामने आती हैं, जिसमें स्पीकर का ओहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास होगा और डिप्टी स्पीकर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जो है वो मुंतखब किया जाएगा और इसी तरीके से अगले शराकत इक्तदार के चीजें आगे चलेंगी। और सियासत के अंदर शराकत इक्तदार करना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, खासतौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान भी एक ऐसी ही हैजानी सूरत हाल का शिकार हो जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ एक वाकये का किया जो वाटर गेट स्कैंडल के नाम से जाना जाता था।
इसके बाद दूसरी चीज जो मुझे नजर से गुजरी वो सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब का एक बयान था, या एक इंटरव्यू था जो उन्होंने किसी टीवी चैनल को दिया, और उस हवाले से जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इस बात का जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो बिलावल साहब को बना दे वजीर आजम और नवाज शरीफ साहब को बना दे सदर, और उसके बाद जो इक्तदार है उसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाए बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उनका यह कहना था कि यही एक वे फॉरवर्ड है। इस सूरत हाल में सवाल मेरी नजर के अंदर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर एक जमात किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर आने के लिए तैयार ना हो, एक जमात अगर खुद को हक पर और बाकी तमाम कुव्वतों को बातिल करार दे रही हो, अगर एक जमात खुद को अरफा और आला और बाकियों को कमतर और शूदर डिक्लेयर कर रही हो, तो ऐसी सूरत में ना पावर शेयरिंग हो सकती है और ना ही कोई डायलॉग हो सकता है, क्योंकि डायलॉग के लिए आपको सामने वाले की हैसियत का तयन और उसको तस्लीम करना पड़ता है। अगले बंदे की पोजीशन को तस्लीम करते हुए आप मुकालमे की बुनियाद रखते हैं, और मुकालमे की यह बुनियाद इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप दो हकीकी संजीदा कुव्वतें एक दूसरे के साथ मामलात को गुफ्तगू की मेज पर तय करने चाहती हैं। अगर आपको याद हो तो यह जो डायलॉग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान था, इसमें भी बहुत ज्यादा पैचो खम आए और आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो मुतालबा है या अपनी पोजीशन है उस पर कायम रहते हुए मुस्लिम लीग नून को मजबूर कर दिया कि वो उनकी बात को तस्लीम कर लें, और वो मौक़िफ़ था कि हम आपकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। और मुस्लिम लीग नून ने आखिरकार इस पोजीशन को तस्लीम भी कर लिया और इस बात को लेकर उन्होंने कोई ज्यादा हैंकी फेंकी नहीं की और बात को आगे ले जाने की कोशिश की। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि मौजूदा सूरत हाल में रिचर्ड निक्सन के वाटरगेट स्कैंडल और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान ऐसा कौन सा ताल्लुक है जो बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर आप गौर करें तो जेराल्ड फोर्ड ने जो कोशिश की थी वो ये थी कि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स पर अमल दरामद कर सकता था और उसके बाद वो इक्तदार के ऊपर कायम भी रह सकता था और वो अमेरिका को एक ऐसे बहरान से का शिकार कर सकता था जिसके नतीजे में मुआशरा जो है वो तफरीक का ना सिर्फ शिकार हो जाता बल्कि उसके बाद ये सूरत हाल हमें आगे बढ़ती हुई नजर आती। लेकिन फोर्ड ने ये वाला जो है रास्ता इख्तियार नहीं किया, उसने रास्ता इख्तियार किया रियासत को बचाने का। और इस वाकये के कुछ अरसे बाद यानी 2-3 दहाइयों के बाद एक और प्रेसिडेंट आता है अमेरिका में जिसका नाम होता है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप आकर सिर्फ अपने इक्तदार यानी पॉपुलर पॉलिटिक्स करता है, ऐसे पॉइंट्स को उठाता है जिससे उसकी अपनी पॉलिटिक्स को फायदा पहुंचे और वो इस चक्कर के अंदर अमेरिकी रियासत को और अमेरिकी सियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। और उसके नतीजा ये निकलता है कि कैपिटल हिल के ऊपर हमला भी हो जाता है और इस वक्त भी अमेरिकी सदर के उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हुए अमेरिकी निजाम के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हैमरिंग कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमें मौजूदा सूरत हाल में ऐसा ही अमल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग बशमूल मेरे इस बात पर एतराज करते रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्हें इस तरह के इक्तदार को कबूल नहीं करना चाहिए जो कंप्रोमाइजेस पर या समझौतों का शिकार रहे और वो हर दूसरे दिन ब्लैकमेलिंग का शिकार है। लेकिन इस सूरत हाल में आपके पास ऑप्शन से ही क्या बचते हैं जिसके बाद आप जो है इस तरह का फैसला ना ले पाएं। अगर आप गौर करें और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जो सूरत हाल थी वो ऐसी ही थी कि हम पॉपुलर पॉलिटिक्स करते और रियासत को इंतशार का शिकार कर देते और रियासत इस वक्त शदीद तरीन दबाव का शिकार है। मुआशी बहरान, डिफॉल्ट, एक फेल्ड रियासत का टैग, मुआशरती तकसीम, मजहबी तकसीम, लिसानी तकसीम, फिरका वारियत करके ऐसी एक तकसीम का एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो आगे बढ़ता हुआ ही नजर आता है और इसके रास्ते में कोई रुकावट हमें नजर नहीं आ रही। इस सूरत हाल में एक लम्हे के लिए हम इस बात को फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ ये शराकत इक्तदार के लिए किसी भी फार्मूले पर ना पहुंच पाती और नए इंतखाबात होते, तो क्या उन नए इंतखाबात के नताइज को कोई तस्लीम करता? मेरा ख्याल है कि इन इंतखाबात के नताइज को भी कोई तस्लीम ना करता, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं ये और ज्यादा तल्ख और ज्यादा सख्त और ज्यादा कशीदा माहौल में होते, खासतौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रूपोश रहनुमा हैं वो भी अपनी रूनुमाई कर रहे हैं। और हक तो ये है कि एक ऐसा शख्स भी आज पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू ब्लैंकेट रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाता है पेशावर हाई कोर्ट से, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार नामजद करती है, यानी मियां असलम इकबाल साहब। मियां असलम इकबाल साहब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो पेशावर हाई कोर्ट से अपने लिए जमानत हासिल कर रहे हैं ताकि वो लाहौर आए और लाहौर आकर जनाब वो वजीर आला पंजाब का इलेक्शन लड़ सकें। अब इस सिचुएशन के अंदर जब तकसीम इस हद तक पहुंच चुकी हो, जब अदालतों तक के लेवल के ऊपर तकसीम आ चुकी हो, तो इस सूरत में इक्तदार यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं कि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा ना होता, अगर जो नताइज हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास सिर्फ 6 सिनेरियोस होते। इन 6 सिनेरियोस में से हमने किसी एक सिनेरियो को अडॉप्ट करना पड़ता। वो सिनेरियो कौन सा है? पहला सिनेरियो ऐसा है कि सबसे ज्यादा सीट्स रखने वाली आजाद उम्मीदवार थे जिनके पास 93 सीट्स थी। 93 सीट्स पर मुश्तमिल ऐसे आजाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता करते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से या तो हुकूमत बनाते, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आजम होता और पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होती, या पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शामिल होती। यही 2 ऑप्शन बचते थे ना। इस ऑप्शन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अरसे के लिए पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को तस्लीम भी कर लेती और अपने मुकदमात के खात्मे तक का इंतजार भी कर लेती, और अदालती रिलीफ हासिल होने पर उन्होंने किक आउट करके उस हुकूमत का खात्मा कर देना था और उस वजीर आजम को इक्तदार से निकाल देना था। दूसरे सिनेरियो में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आजम बनता तो क्या गारंटी थी कि वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेते साथ ही वो वजीर आजम इन असम्बलियों को बर्खास्त ना कर देता। और यही वो एक नुक्ता था जिसने सारे के सारे फैसला साजों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निगोशिएशन टेबल पर लेके आए और उनसे इस बारे में सवाल पूछें कि जनाब आपकी क्या राय है, क्या आप इस सिस्टम को चलने देंगे? अगर आपका वजीर आजम बन जाए और पीपल्स पार्टी आपको वोट दे दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब पीपल्स पार्टी आपको वोट दे, नून लीग को वोट दे रही है, तो ऐसी सूरत हाल में इस बात की जमानत दी जा सकती है कि इस असेंबली को भी चलने दिया जाएगा, हुकूमत को भी चलने दिया जाएगा, रियासत और मईशत को भी चलने दिया जाएगा, बशमूल बुशरा बीबी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर भी एस्टैब्लिशमेंट को इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। तो इस सिचुएशन में आप मुझे यह बताएं कि और किसी प्लान के ऊपर अमल दरामद ना होता तो क्या होता? और यही वजह है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ डायलॉग के अमल का आगाज किया था। अगरचे ये डायलॉग बैक चैनल पर हो रहे थे, लेकिन उसका मकसद अवामी राय को तस्लीम करते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वालों को इक्तदार देना था। लेकिन जब वो खुद ही इक्तदार लेने पर आमादा ना हो तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? अगला ऑप्शन यकीनी तौर पर यह था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाते, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होता और जो है मुस्लिम लीग नवाज उसका प्रेसिडेंट हो जाता, और यह सूरत हाल भी एक काबिल कबूल थी और इससे मुल्की मीशत को इस्तेहकाम भी मिलना था। लेकिन सिचुएशन ये डेवलप हो रही थी कि इस मामले में अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पर हुकूमती सेटअप में या कैबिनेट के अंदर शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। उनको वजारत उस्मा की पेशकश की गई और यह मुस्लिम लीग नून के लिए एक फीजेबल ऑप्शन था। मुस्लिम लीग नून के पास यह ऑप्शन मौजूद था कि वो पीपल्स पार्टी को वजारत उस्मा ऑफर करें और निजी
तौर पर यह ऑफर की गई, लेकिन बिलावल साहब ने इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जनाब मेरे पास चूंकि अवामी मैंडेट नहीं है, मेरी सीटें तीसरे नंबर पर हैं, लिहाजा मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास और कोई चॉइस नहीं थी कि वो वजारत उज़्मा हासिल करते। अलबत्ता दौरान गुफ्तगू जब ये डेडलॉक आगे बढ़ा था, कोई भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दोनों जमातों को 3 दिन का वक्त दिया गया था और कहा गया था कि 3 दिन के अंदर अंदर अब आप इस बात का फैसला कर लें, वरना गुमनाम को वजीर आजम बना दिया जाएगा। और यह गुमनाम का ऑप्शन भी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जेर बहस आया। दोनों जमातों की लीडरशिप ने और मुज़ाकराती कमेटियों ने इस ऑप्शन पर भी गौर किया कि किसी छोटी जमात के, बलूचिस्तान की जमात के बंदे को वजीर आजम बना दिया जाए और दोनों जमातें उसको सपोर्ट करें, दोनों जमातें उसकी हुकूमत को कायम रखने की कोशिश करें और उसको काम करने का मौका दिया जाए। इस पे बहुत ही ज्यादा तफसीली जो है वो ऑप्शन तफसीली उसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ, लेकिन ऑप्शन ये बुरा नहीं था। अलबत्ता दौरान गुफ्तगू इस बात का जिक्र आया कि नए वजीर आजम को और गुमनाम वजीर आजम को, और अगर छोटी जमात का वजीर आजम होगा तो उसे आए रोज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के धरनों और फसाद की सियासत का मुकाबला करना पड़ेगा, जो शायद उसके लिए मुमकिन ना हो। और इस सूरत हाल में यह कमजोरी कि वो एक छोटी जमात से है, या ये कमजोरी कि वो कल ही मेंबर है नेशनल असेंबली का, उसको फैसला साजी के रास्ते में रुकावट पैदा हो सकती थी। लिहाजा इस ऑप्शन को भी ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद छठा और आखिरी ऑप्शन बचता था इमरजेंसी या मार्शल लॉ का। और ये वो सिचुएशन थी जहां पर जिसको किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता था कि जनाब मार्शल लॉ आ जाए या इमरजेंसी आ जाए। मासवाए इसके ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑप्शन अब खत्म हो चुका है, ये ऑप्शन अब भी मौजूद है, लेकिन इसका दारो मदार इस बात पर होगा कि असेंबली को कैसे चलाया जा सकता है, क्योंकि ये जो असेंबली अब मार्ज़े वजूद में आ रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के तौर पर काम करेंगे, उस असेंबली में ऑपोजिशन का कंडक्ट इस बात की तरफ इशारा करेगा कि वो इस सिस्टम को चलने देना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आए रोज असेंबली में स्पीकर डाइस का घेराव चलता रहा, आए रोज असेंबली के अंदर गुत्थम गुत्था होते रहे, मुगल्लजात बकते रहे, माइक तोड़ के एक दूसरे पर हमलावर होते रहे, तो यह सिचुएशन किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यह बात अपनी जगह पर मौजूद है कि वो तमाम लोग जो रियासत पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहते हैं, उनकी यह ख्वाहिश है कि सिस्टम को चलने दिया जाए और सिस्टम के रास्ते में रुकावट ना बनी जाए। और पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने अपनी सियासत को एक मर्तबा फिर दांव पर लगाते हुए रियासत के हक में फैसला किया है और बॉल डाल दी है अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कोर्ट में। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कंडक्ट इस बात को अब साबित करेगा कि क्या वो पॉपुलर पॉलिटिक्स की बजाय सियासत को इक्तदार या इकदार पर फौकियत देते हैं, या वो पाकिस्तान की रियासत को आगे बढ़ने और पाकिस्तान की आवाम की माशी हालत को बेहतर बनाने, उन्हें मुसीबतों से बचाने के लिए रोल प्ले करते हैं। बॉल आ गई है अब इमरान खान साहब की कोर्ट में और देखना यह है कि उनका फैसला क्या होगा, क्योंकि उनके फैसले से ही इस बात का अंदाजा होगा कि ये सिस्टम कितनी देर चलेगा, 6 महीने, 8 महीने या 5 साल। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।